नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। वक्त है 9 PM स्पेशल का। सबसे पहले 9 PM स्पेशल में बात करेंगे दिल्ली एनसीआर वासियों की, जहां पर आज की सुबह उनके लिए एक डराने वाली खबर लेकर आई। खबर थी कि उनके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी हुई डिटेल्स थी। दिल्ली के तमाम स्कूलों में एक मेल आता है और इस मेल में एक बड़े हमले की साजिश की बात कही गई। बाद में मामला क्या निकला, कहां से जुड़े हैं इसके तार, इसकी इनसाइड स्टोरी समझेंगे। आगे बात एक ऐसे रिश्ते की जो क्षेत्रवाद के भंवर में फंसा है, जो एक जगह तो हम साथ साथ हैं वाला रिश्ता है, तो दूसरी तरफ उसमें दूर दूर से सलाम वाला कॉन्सेप्ट नजर आता है। इसका सियासी पहलू भी समझेंगे और उसके बाद आज आपको मणिपुर हिंसा का काला सच भी दिखाने वाले हैं। सीबीआई की चार्जशीट में कौन है वो वर्दी में छिपे हुए शैतान जो अब तक छिपे हुए थे, जिनकी लापरवाही की वजह से सरेआम 2 महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। अमित शाह के फेक वीडियो की फुल स्टोरी होगी। लोकसभा चुनाव में डी फेक और फेक वीडियो की एंट्री के बाद किस तरीके से घमासान मचा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले पर रेवंत रेड्डी क्यों दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पेश नहीं हुए, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने रखूंगी। तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और खबरों की तह में उतरते हैं, जहां पर आज की सुबह पहली खबर दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बैड मॉर्निंग की तरह रही। वो सुबह हर दिन की तरह सोकर उठे, हर दिन की तरह अपने बच्चों को तैयार किया, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया गया। बच्चे स्कूल के लिए निकले तो कई पेरेंट्स अपने अपने दफ्तरों के लिए निकल पड़े। इसी बीच सुबह करीब 4 बजे से दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में एक मेल पहुंचने की शुरुआत होती है। ये एक धमकी भरा मेल था जिसमें स्कूल के अंदर बम धमाके करने की धमकी दी गई थी। 7 बजे के करीब स्कूल में टीचर्स और बच्चे पहुंचे और स्कूल में जब कामकाज शुरू हुआ तो उस मेल पर नजर पड़ी। मेल पढ़ते ही दिल्ली के कई स्कूलों ने फौरन पेरेंट्स को मेल पर इसकी सूचना दे दी। व्हाट्सएप पर मैसेज पहुंचाया गया। ये एक मैसेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मदर मेरी स्कूल मयूर विहार की तरफ से भेजा गया मैसेज था। इसमें लिखा है कि स्कूल को बॉम्ब थ्रेट मिला है, अपने बच्चे को जल्द से जल्द स्कूल से ले जाइए। ऐसे मैसेज आज दिल्ली एनसीआर के तमाम माता पिता के मोबाइल पर पहुंचे और इसके बाद कोई पिता जो अपने दफ्तर पहुंच चुके थे वो वहां से भागे भागे स्कूल पहुंचे, तो कहीं पर कोई मां अपने ऑफिस से घबराई हुई फौरन स्कूल पहुंची। दिल्ली के तमाम रास्तों पर जाम लग गया, कहीं कहीं पर कई किलोमीटर लंबा जाम था। अब जरा आप उन पेरेंट्स की मनोदशा, उनकी साइकोलॉजी, मेंटालिटी आप समझिए, जिसका बच्चा एक स्कूल में है और उस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और वो एक जगह पर कहीं सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि सुबह 10:45 तक दिल्ली फायर सर्विसेज को स्कूलों में बम होने की 80 से ज्यादा कॉल्स आ चुकी थी और इस एक घटना से आज पूरी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में एक पूरा सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आया। कई स्कूलों में तुरंत पुलिस पहुंची। पूरे स्कूल को खाली कराने के बाद जांच की गई। किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैम आप कहाँ से हैं? वसुंधरा। मेल आया आपको कैसे? हाँ, मेल आया था, मैसेज आया था हमारे। क्या मैसेज आया था? यही आया था कि बम वगैरह का दिल्ली से नोएडा में, मतलब आई थिंक कुछ खबर फैली हुई है, तो बस हमें मैसेज आया। तो फिर जीपीएस इंदिरापुरम ने एग्जैक्टली क्या मैसेज किया? इन्होंने यही बोला कि सच कोई घबराने वाली बात नहीं है और बच्चे सेफ हैं, बट जो अगर पेरेंट्स लेके आना चाहें तो हम ज़रूर देंगे और बाकी छुट्टी अपने टाइम पर ही है। अच्छा बेटा, आप क्या कौन सी क्लास में हो? 9th है। अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको, कुछ बताया गया? कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा, कुछ अंदर टीचर्स के द्वारा है कुछ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कैसे पता चला आपको जाना है? हमारी कंप्यूटर टीचर आई और उन्होंने बोला कि गेट नंबर 1 पे जाना है, तो फिर मैं आ गई। सबको ऐसे ही इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं, प्रोटोकॉल के तहत एक्शन लिया जा रहा है। ये झूठी धमकी हो सकती है।
अब आप यहां पर दो बातों को जोड़िए। पहला ये कि सभी स्कूलों की जांच की गई, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि यह झूठी धमकी हो सकती है। ऐसी ही झूठी धमकी कल भी मिली थी, जहां पर दिल्ली में 103 सरकारी बिल्डिंग्स को उड़ाने का मेल आया था। यह मेल राष्ट्रपति भवन से लेकर चाचा नेहरू अस्पताल तक को उड़ाने का था और इसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई। स्पेशल सेल तक को मामले की जांच में लगा दिया गया था। इससे पहले बीते 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी 20 से ज्यादा स्कूलों को ऐसा ही धमकी भरा मेल आया था, जहां पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूलों को खाली कराकर जांच की गई तो कुछ नहीं मिला। बेंगलुरु में भी करीब 5 महीने पहले 48 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 48 प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और बम की सूचना मिलते ही सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचे, जिसके बाद जाहिर है कि अफरा तफरी का माहौल पनपा। पुलिस ने जांच की तो कुछ भी नहीं मिला। अब यहां पर दो घटनाओं के तार जोड़ने होंगे, मतलब अभी हाल फिलहाल में ऐसे कई स्कूलों को एक साथ धमकी देने के दो मामले हैं, एक दिल्ली और दूसरा बेंगलुरु। दिल्ली में करीब 100 स्कूलों को धमकी भरा मेल आया, तो बेंगलुरु में करीब 44 स्कूलों को ऐसा ही धमकी भरा मेल पहुंचा और इन दोनों ही धमकी वाले मेल्स में बहुत कुछ मेल खाता है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि जिस ईमेल आईडी से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को धमकी दी गई थी, वो कौन सी है जो इस वक्त फ्लैश हो रही है। अभी तक की जांच में यह सामने आया कि ये जो ईमेल आईडी है, यानी कि सावारिम, SAWARIIM, यानी कि क्लैशिंग ऑफ द स्वॉर्ड्स, एक अरबिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए कर रहा है। इसी के आधार पर पुलिस जांच में इस्लामिक स्टेट के एंगल को लेकर भी चल रही है। इस मेल में यह कहा गया है कि बचपन से हमारे दिल में जिहाद की आग धधक रही है। हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को चूमता है। इंशाअल्लाह हम उसे हवा के रास्ते भेजेंगे। वहीं बेंगलुरु के स्कूलों में जो मेल आया, वो मेल आईडी क्या थी आपके सामने इस वक्त वो भी सेकंड विंडो में फ्लैश हो रही है और मुजाहिदीन के नाम से ये भेजा गया। इसमें सभी को अल्लाह का गुलाम बनने की धमकी दी गई। ईमेल में लिखा गया था कि सभी इस्लाम अपनाने की तैयारी करें, नहीं तो हर कोई मरने के लिए तैयार रहे। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मार डालेंगे। तुम सब भी अल्लाह के विरोधी हो, काफिर हो। इन दोनों ही मेल्स में लिखे गए शब्दों को अगर आप देखेंगे, डिकोड करेंगे, तो ये किसी आतंकी संगठन के लगते हैं। यहां पर एक बात को साफ जरूर कर दें कि हम ऐसा सिर्फ पुलिस जांच के एंगल के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी माना कि इसमें आईसिस का एंगल हो सकता है। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो ये किसी सिरफिरे का काम है जिसने असुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए ये मेल किया हो, या फिर ये किसी आतंकी संगठन की मौक कोशिश का एक हिस्सा हो। यहां पर हम इसे मौक कोशिश इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये शायद देश में सुरक्षा में लूप होल्स तलाशने के लिए किया जा रहा हो, क्योंकि बीते एक दशक में आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में सुरक्षा का सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। देश में पहले जो बम धमाके होते थे, वैसे बम धमाके अब देखने को नहीं मिलते, यानी कि ये आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। और आप इसे खुद देखिए, पहले हमारे देश में सुरक्षा की तस्वीर क्या थी। इन आतंकियों के लिए हमले करना, धमाके करना कितनी आम बात हुआ करती थी। तारीखों के साथ 29 अक्टूबर 2005, दिवाली से कुछ दिन पहले दिल्ली में सिलसिलेवार 3 धमाके हुए। ये सीरियल ब्लास्ट हुए और इसमें 67 लोगों की जान गई थी। ये हमला इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी फ्रंट ने करवाया था। 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेन में अलग अलग 7 बम विस्फोट हुए। 200 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई और इन धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। 8 सितंबर 2006 महाराष्ट्र के मालेगांव में 3 धमाके हुए जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी। 13 मई 2008 इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने पिंक सिटी जयपुर को टारगेट किया। भीड़भाड़ वाली 6 जगहों पर साइकिल में बम को फिट किया गया और एक के बाद एक 15 मिनट के अंदर
9 बम धमाके हुए जिसमें 71 लोगों की मौत हुई। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में 2 घंटे के अंदर 20 बम विस्फोट हुए, 56 लोगों की जान चली गई। 13 सितंबर 2008 दिल्ली के कई बाजारों में 30 मिनट के अंदर 5 बम धमाके हुए। इस दौरान 4 और बम को डिफ्यूज कर दिया गया और इसके 2 हफ्ते बाद महरौली के एक मार्केट में फिर से धमाका हुआ। 26 नवंबर 2008 मुंबई में सबसे बड़ा बम धमाका। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने पूरी मुंबई को दहला दिया था, जिसमें 160 लोगों की मौत हुई थी। 10 फरवरी 2010 पुणे की जर्मन बेकरी में बम धमाके में 9 लोगों की जान गई और 45 घायल हुए। इसी साल 17 अप्रैल यानी कि 2010 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भी 2 बम धमाके हुए जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। 13 जुलाई 2011 मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर बम धमाके हुए। ओपेरा हाउस, झावेरी बाजार और दादर वेस्ट में जो धमाके हुए उसमें 26 लोग मारे गए और 130 घायल हुए। साल 2013 तारीख 21 फरवरी हैदराबाद के दिलकुश नगर में 100 मीटर की दूरी पर 2 भीषण धमाके हुए। इस धमाके ने 18 लोगों की जान ले ली। यह हमला इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल ने करवाया था। यह सिर्फ मैं कुछ आतंकी घटनाओं की बात कर रही हूं। ऐसे न जाने कितने ही बम धमाके उस समय हुआ करते थे। आपको याद होगा उस समय आतंकी घटनाएं नॉर्मलाइज हो चुकी थी। कार, बस, ट्रेन, हर सार्वजनिक स्थल पर अक्सर लिखा हुआ मिलता था कि लावारिस वस्तु मिलने पर फौरन पुलिस से संपर्क करें, इसमें बम हो सकता है। अब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही सेंसिटिव जगहों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी ऐसी तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलती और ये आतंकी घटनाएं भी अब बहुत रेयर हो चुकी हैं। वजह यह है कि अब हम छोड़ते नहीं, घर में घुसकर मारते हैं और इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं कि सामने से कोशिश करें। इसीलिए ये जो इंटरनेट की दुनिया में छिपकर जो धमकियां मिल रही हैं, या तो ये किसी शरारती तत्व की बदमाशी हो सकती है या फिर पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन की एक फ्रस्ट्रेशन वाली कोशिश भी हो सकती है। लेकिन हमें इन धमकियों को बेहद गंभीरता के साथ लेना चाहिए और इसकी पूरी ट्रेल को एक्सपोज करना चाहिए। हर कोई शरारती तत्व पकड़ में आना चाहिए और उससे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अगर किसी आतंकी संगठन के तार इससे जुड़ते हैं तो जल्द से जल्द उस पर भी अज्ञात लोगों ने की हत्या वाली एक सर्जिकल स्ट्राइक मस्ट है, होनी ही चाहिए। जहां पर एक तरफ स्कूलों में धमकियां मिल रही हैं तो दूसरी तरफ बच्चे स्कूल या हॉस्टल में कितने सुरक्षित हैं, सवाल यह भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर हाई प्रोफाइल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी कक्षा की छात्रा से हॉस्टल में रेप की घटना सामने आई। पीड़ित बच्चे की उम्र महज 8 साल है। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्चे की मां ने उसे फोन किया। मां से फोन पर बात करते ही बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। उसने यह बताया कि उसके साथ हॉस्टल में गंदी हरकत की गई है। खाना खा चुकी थी मेस में खाना खाने के बाद भी वहाँ की जो वार्डन है उनने बच्ची को जबरदस्ती बाउल के अंदर दाल चावल खिलाए। बच्ची के मना करने के बाद भी अलग रूम में ले जाके, हॉस्टल के अलग रूम में, जो रूम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई और बच्ची ने बोला कि मुझे मम्मा से बात करनी है। उन लोगों ने मम्मा से बात बोले आप स्कूल जाओ, वहाँ से आओ, उसके बाद हम मम्मा से आप बात कराएंगे। बच्ची को स्कूल भेजा, बच्ची को डराया, बच्ची को बोला कि आप कुछ भी नहीं बताओगे कि स्कूल में किसी को भी, यदि आप बताओगे तो हम आपकी मम्मा से बात नहीं कराएंगे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है तो स्कूल मैनेजमेंट का कहना है कि मामले की ठीक से जांच की जानी चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस को जांच के निर्देश दिए। कहा है कि जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। लेकिन ये एक घटना हमें कामकाजी परिवारों की एक बड़ी समस्या पर समाधान खोजने के लिए मजबूर करती है।
आज की तारीख में हमारे देश में कई ऐसे माता पिता हैं जो दोनों ही कार्यरत हैं, यानी कि जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं। हमारे देश में भी अब कई माता पिता घर में बच्चों की देखभाल के लिए होम हेल्प, हाउस हेल्प रखते हैं, लेकिन हाउस हेल्प से भी हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं, उन केयर टेकर से कितने सुरक्षित हैं, वो भी एक सवाल है। ऐसे में अगर माता पिता अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वहां भी आपके बच्चों की सुरक्षा सवालों में है। आज प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि माता पिता में से कोई एक भी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल नहीं कर पाता और दोनों लोगों का बाहर जाकर कमाना उनकी मजबूरी ही है। भोपाल की घटना महज एक घटना नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं, अगर हमारे बच्चे ऐसे हैवानों के चलते हॉस्टल में सुरक्षित नहीं और अगर हमारे बच्चे हाउस हेल्प के साथ भी सुरक्षित नहीं, तो ऐसे में बच्चों को आज के समय में पढ़ाना, उनको पालना एक कामकाजी पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये वो दुविधा है जिसे हम सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जमीन पर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अगली खबर एक सवालों के साथ, क्या संबंधों और क्षेत्रवाद का कोई संबंध होता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि देश की सियासत में संबंध भी क्षेत्रवाद मानते हैं। विपक्ष तस्वीरों, फाइलों, अखबारों में तो एक दिख सकता है, लेकिन विपक्ष में भी हर किसी का एक पक्ष है। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि दिल्ली में तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी एक साथ हैं, लेकिन दिल्ली से करीब 1,500 किलोमीटर दूर ये संबंध खत्म हो जाता है। दिल्ली में जो दल एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पश्चिम बंगाल में वही दल एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं, एक साथ दूर दूर। जाहिर है कि ये सवाल तो पैदा होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। देश की राजधानी दिल्ली में और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में, एक तरफ दिल्ली में एक साथ हैं तो पश्चिम बंगाल में अलग अलग चुनाव लड़ते हुए दोनों नजर आएंगे, यानी कि तृणमूल कांग्रेस और इसके साथ ही कांग्रेस, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। ये अपने आप में एक इक्वेशन को, एक पॉलिटिकल माइलेज को कैसे स्टैब्लिश करता है, इसके जमीनी सबूत भी सबके सामने हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि किसी धोखे में मत रहिएगा, पश्चिम बंगाल में हम किसी इंडी अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। तो वहीं अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन कह रहे हैं कि एक बार के लिए बीजेपी को वोट दे देना, लेकिन गलती से भी टीएमसी को वोट मत देना। আমি শুনছি কেউ কেউ বলছে আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে দুটো ভোট দেওয়া, সিপিএম কে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ আবার অত্যাচারের দিন ফিরিয়ে নিয়ে আসা, অন্য কাউকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ বিজেপির হাত শক্তিশালী করা। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিলাম, তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিলাম। अब आप जरा ये सोचिए कि जो दल चुनावों से पहले ही एक साथ नहीं, वो कैसे चुनावों के बाद एक साथ रह पाएंगे। इस पूरे इंडी अलायंस में अभी तक ये भी साफ नहीं कि इनका चेहरा कौन है। मतलब अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई किसी के पीछे नहीं चलना चाहता है, और यहीं से बीजेपी की उस बात को भी बल मिलता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस गठबंधन में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और अगर ये सरकार में आ भी गए तो 1 ईयर 1 PM का कॉन्सेप्ट लागू कर देंगे। यहाँ पर हर किसी के मन में प्रधानमंत्री बनने वाली इच्छा को लालू प्रसाद यादव ने सही ढंग से सामने रखा था। कैसे, आप जरा सुनिएगा। सबके मन में इच्छा, और हमारे मन में भी प्राइम मिनिस्टर बनने की इच्छा, और क्यों नहीं रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं।
दौड़ने से इधर से उधर बिना मेल के बिया कनपट्टी भर से नूर रगड़ने से कोई नहीं बनता। यहां पर 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि सभी के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। ऐसा ही माहौल कुछ आज की तारीख में दिखता है, जहां पर एनडीए में तो मामला क्लियर है, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन है ये अब तक साफ नहीं। और अब तो विपक्ष के बीच लड़ाई भी साफ दिखती है, जो ये बताता है कि कोई किसी के पीछे नहीं चल सकता। ऐसे में अगर गठबंधन की सरकार बनती भी है तो 5 साल तक कोई एक ही प्रधानमंत्री रहे और ये क्षेत्रीय दल उन्हें समर्थन दें, ऐसा पॉसिबल लगता तो नहीं। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों एक बात कही थी, 1 ईयर 1 PM वाली बात, सुनिएगा। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, जिसको किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM। पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष में हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और ऐसा क्यों? क्योंकि इंडी अलायंस में कई दल शामिल हैं और हर दल अपने नेता को पीएम के तौर पर देखना चाहता है। मतलब यह है कि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, टीएमसी चाहती है पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी को पीएम बनाया जाए, शरद पवार की एनसीपी अपने नेता को देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठकर देखना चाहती है। और ऐसे ही कुछ सपने उद्धव ठाकरे की पार्टी भी देख रही है। इस रेस में समाजवादी पार्टी भी अब पीछे नहीं और उनका इरादा अखिलेश यादव को पीएम बनते देखने का है। तो इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तमन्ना भी उन्हें पीएम बनाने की ही है। चुनावों के बाद जब पूर्ण बहुमत नहीं आता तब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि जब एक दल को बहुमत नहीं आता और कई दल एक साथ मिलकर जोड़ तोड़ के फॉर्मूले के साथ सरकार बना लेते हैं, तब इस तरह की स्थिति बनना आम बात है। बहुत आसान सी भाषा में अगर कहूं तो जमीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे ये साफ हो जाता है कि गठबंधन में बहुत पेंच है। और अगर ये गठबंधन किसी तरीके से सरकार बनाता है तो उस सरकार में ममता राहुल पीछे कैसे चलेंगे, या फिर राहुल ममता के पीछे कैसे चलेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल राहुल को समर्थन कैसे देंगे, या फिर राहुल केजरीवाल को समर्थन कैसे देंगे। ये पूरा सियासी समीकरण बहुत पेचीदा लगता है। जाहिर है कि तय इन्हीं को करना है जो आगे की स्थिति में देखने को मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनावों की बात करेंगे, जहां पर डीप फेक और फेक वीडियो की एंट्री के बाद घमासान मचा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले को लेकर दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक सियासी उबाल है। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो पर मचा हुआ राजनीतिक घमासान, जिसके बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर एडिटेड वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने जो बोला था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है, कांग्रेस मेरा फेक वीडियो फैला रही है। इधर डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है और इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 16 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। सीएम रेवंत रेड्डी को 1 मई को अपने मोबाइल फोन के साथ दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन रेवंत रेड्डी पेश नहीं हुए और अपना जवाब दाखिल किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के वकील के जरिए दिल्ली पुलिस के नोटिस का जवाब दिया गया। उनकी वकील सौम्या ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी केवल 2 ट्विटर अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस तेलंगाना और उनका पर्सनल अकाउंट शामिल है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस की ओर से उठाया गया सवाल अप्रासंगिक है, यानी कि इररेलेवेंट है। फेक वीडियो को अपलोड करने या साझा करने के लिए उनका या फिर उनके अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। एलिगेशन जो है वो ये है कि आईएनसी तेलंगाना एक ट्विटर हैंडल है जिसके नाम से ये वीडियो शेयर करा गया, एंड दैट इज़ व्हाट जो हमें 91 का नोटिस मिला है उसमें यही बस पूछा गया था कि वो जो ट्विटर हैंडल है वो कौन से डिवाइस से वो जो वीडियो है वो शेयर हुई है, और उस रिगार्ड में एक रिप्लाई दिया गया है रेवंत रेड्डी जी की तरफ से एज अ विटनेस दैट ही
वो ओनर नहीं है उस ट्विटर हैंडल के, ना ही वो हैंडल करते हैं वो ट्विटर। दरअसल तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी समेत 4 नेताओं ने कुछ दिन की मोहलत मांगी है। दिल्ली पुलिस की इफ्सॉ यूनिट ने तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री समेत कुछ 5 लोगों को नोटिस दिया था और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को नोटिस भेजा है। बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने सीएम और कांग्रेस के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें अमित शाह के भाषण का फेक वीडियो यानी कि एडिटेड वर्जन शेयर करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि तेलंगाना कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर अमित शाह का एक मॉफ्ड और फेक वीडियो पोस्ट किया है। आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एडिटेड वीडियो में क्या वर्जन सुनने को मिला है, यानी कि अमित शाह उस एडिटेड वीडियो में क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो सुनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो आपने सुना, एक तरफ था एडिटेड वीडियो और दूसरी तरफ रियल वीडियो, यानी कि अमित शाह ने असल में क्या कहा और वीडियो को एडिट या फिर मॉर्फ करके या डीप फेक का इस्तेमाल करके उसको प्रेजेंट कैसे किया गया। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण का फेक वीडियो, रियल वीडियो दोनों आपको नजर आया। दरअसल कथित तौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हुए आप सुन पाएंगे एडिटेड वीडियो में अमित शाह को। लेकिन जो रियल वीडियो है उसमें अमित शाह ने कर्नाटक में मुस्लिमों को दिए गए आरक्षण को खत्म करने की बात की है। किस तरीके से आप ये देखिए कि टेक्नोलॉजी का, तकनीक का गलत इस्तेमाल कर चुनाव के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर कौन है इस डीप फेक वीडियो का मास्टरमाइंड। डीप फेक वीडियो को देखने के बाद ये फर्क बता पाना लगभग नामुमकिन है कि असली क्या है और क्या कंप्यूटर जेनरेटेड है, यानी कि नकली है। इसके कुछ और रेफरेंसेस आपको दूंगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो कि डीप फेक का शिकार हो चुकी है। मेलोनी के डीप फेक अश्लील वीडियो को अमेरिका के पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें व्यूज लाखों में पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में मेलोनी का डीप फेक वीडियो बनाया गया था, जो कि अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपियों ने एडल्ट फिल्म स्टार के चेहरे पर जॉर्जिया का फेस फिक्स लगाया और मेलोनी ने डीप फेक अश्लील वीडियो बनाए जाने और ऑनलाइन वायरल करने को लेकर आरोपियों से 1 लाख यूरो का हर्जाना मांगा और मुआवजे की राशि को हिंसा का शिकार हुई महिलाओं की मदद के लिए दान देने की बात कही थी। डीप फेक का कैंसर अब हमारी मान्यताओं, व्यवस्थाओं को भी निगलने लगा है। अश्लीलता के बीच से शुरू हुई ये तकनीक अब ब्लैकमेलिंग, घोटालेबाजी तक फैल चुकी है। पिछले हफ्ते साइबर सिक्योरिटी फर्म मैकेफी ने एक सर्वे किया था और ये सर्वे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जर्मनी में किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सर्वे बताता है कि हर 4 में से 1 भारतीय अब इसकी जद में आ चुका है और दूसरे देशों का हाल भी कुछ अलग नहीं है। डीप फेक के माया जाल के टारगेट पर हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, जो इस साल के आखिर में होने वाले हैं। वहीं भारत में इलेक्शन, पेरिस 2024 ओलंपिक और आईपीएल भी। डीप फेक कहां पर कितना फैला हुआ है, इस सर्वे में लोगों ने उन क्षेत्रों का भी जिक्र किया जहां पर तेजी के साथ डीप फेक बढ़ रहा है और इसमें 55% साइबर बुलिंग, 52% फेक अश्लील कंटेंट, 49% घोटाले पर, 44% आंकड़ों में हेराफेरी, 37% मीडिया पर विश्वास कम करना, 31% चुनाव को प्रभावित करना, 27% हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना। आप जरा सोचिए कि दुनिया में पहली बार तकनीक के जरिए अरबों नकली लोगों को बनाना संभव है, जिससे न सिर्फ रिश्ते प्रभावित होंगे बल्कि लोकतंत्र भी खतरे में आ सकता है। केंद्र सरकार डीपफेक को लेकर पहले ही अलर्ट पर है। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीपफेक से जुड़े हुए फोटो और वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीपफेक को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं।
डीफेक रोकने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने नए नियम भी तैयार किए हैं। आगे बढ़ते हुए पिछले साल जुलाई का जिक्र करेंगे। मणिपुर हिंसा के दौरान आपको एक तस्वीर, एक वीडियो याद होगा। आप यकीन मानिए, इतना विभत्स वीडियो जिसे ना हम दिखा सकते हैं और ना ही आप इसे देख सकते हैं। आप सोचिए, जिस देश में नारी को पूजा जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति को सम्मान देते हैं, इसी देश के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद कुछ शैतानों ने भीड़ की शक्ल में एक महिला को सड़क पर सरेआम निर्वस्त्र घुमाया था। मणिपुर में पिछले साल हिंसा के बीच कुकी समुदाय की जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, अब मणिपुर हिंसा का काला सच सामने आ चुका है। इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई। चार्जशीट के मुताबिक इन महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी में शरण मांगी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों महिलाओं को भीड़ के बीच छोड़ दिया, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई और फिर उनके साथ यौन शोषण किया गया। पीड़ित महिलाओं में एक की उम्र 20 साल और दूसरे की 40 साल बताई गई। यह भी पता चला कि यह घटना मई 2023 की थी। चार्जशीट में दावा किया गया कि हिंसक भीड़ कांगपोकपी जिले में महिलाओं के गांव में जबरदस्ती दाखिल हुई। कई विक्टिम के साथ दोनों महिलाएं भीड़ से बचने के लिए जंगल की तरफ भागी, लेकिन भीड़ ने उन्हें वहां पर जाते हुए देख लिया और भीड़ में से कुछ लोगों ने महिलाओं से कहा कि वो सड़क किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी के पास पहुंचकर मदद मांगे। किसी तरीके से महिलाएं पुलिस की गाड़ी तक पहुंची और उसके अंदर बैठी। इसके बाद भी ड्राइवर और 2 पुलिस वाले गाड़ी में शांति से बैठे रहे। 3-4 पुलिस वाले गाड़ी के बाहर खड़े थे। इन महिलाओं के साथ एक पुरुष विक्टिम भी पुलिस की गाड़ी में बैठा था। उसने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर लेकर चले, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें जवाब दिया कि गाड़ी की चाबी नहीं है। पुलिस ने जीप को भीड़ के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और वहां से चले गए। सीबीआई ने यह चार्जशीट पिछले साल 16 अक्टूबर को गुवाहाटी की सीबीआई कोर्ट में स्पेशल जज के सामने दाखिल की थी और इस चार्जशीट में कहा गया था कि दोनों ही महिलाएं 900 से 1000 लोगों की भीड़ से भागने की कोशिश कर रही थी। इस भीड़ के पास AK राइफल्स, SLR, एनसास और .303 राइफल्स भी थी। और 9 PM स्पेशल में आइए आगे बढ़ते हैं। हमने ये सुना था कि वोट मांगने के लिए नेता पैर छूने लगते हैं, वोट मांगने के लिए नेता हाथ जोड़कर दरवाजों पर खड़े रहते हैं, लेकिन इस बार चुनाव में एक अलग ही एंगल देखने को मिल रहा है। नेता धमकी देने लगे हैं। कल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक नेता ने कहा कि जो दूसरी साइड के साथ जाएंगे उन्हें समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, यानी कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं अब कर्नाटक के कांग्रेस विधायक हैं राजू, और वो वोट मांगते हुए कह रहे हैं कि वोट दे देना, नहीं तो बिजली काट देंगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। 400 ಮಠಗಳು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವು. 400 ಮಂಗಾವತಿ ಜುಗುಳು ಶಾಪುರದವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಯಾಕ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಭಯ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕದೀವು ಉಳಿದು ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾನೆ ಗೌಡ್ರ ಮಂಗಾವತಿ ಗೌಡ್ರ. 400 ಮಠಗಳು ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವು. 400 ಮಂಗಾವತಿ ಜುಗುಳು ಶಾಪುರದವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಯಾಕ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಭಯ ಹುಳ ಬೀಳ್ತಾವ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ಟ ಕಟ್ ಮಾಡಕದೀವು ಉಳಿದು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗ ನಡ್ಕೋತಾನೆ ಗೌಡ್ರ ಮಂಗಾವತಿ ಗೌಡ್ರ. यानी कि अब चुनावों में ये तस्वीर भी देखने को मिलेगी, जहां पर पहले नेता अपने काम के दम पर वोट मांगते थे, तो अब ये तस्वीर जहां पर नेता धमकी देकर वोट लेना चाहते हैं। ये एक बहुत खतरनाक पैटर्न है। नेता अगर आपको भविष्य के लिए डर दिखाने लगेंगे तो फिर नेता आपसे आपके वोट का अधिकार भी अप्रत्यक्ष रूप से छीन लेंगे। अब बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार में से एक। और हाल ही में उनके मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो गोलीबारी हुई, उस वारदात के बाद से ही वो लगातार सुर्खियों में थे। इसी बीच हाल ही में सलमान खान लंदन पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रेंट नॉर्थ निर्वाचन क्षेत्र से यूके के सांसद बैरी गार्डिनर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर दोनों की ये तस्वीरें जमकर वायरल हुई हैं। दरअसल यूके में 7वीं बार ब्रेंट नॉर्थ के सांसद के रूप में चुने गए बैरी ने इन तस्वीरों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। तस्वीरों में सलमान और बैरी गार्डिनर दोनों ही वेम्बली स्टेडियम में नजर आए। काले रंग की जैकेट और टी शर्ट और ब्लैक चश्मे में सलमान हैंडसम हंक लग रहे थे। इन फोटोज के साथ यूके के सांसद गार्डिनर ने कैप्शन में लिखा, टाइगर जिंदा है और लंदन में है। आज वेम्बली में सलमान खान का स्वागत करते हुए खुशी हुई, ये उनकी तरफ से मेंशन किया गया है।